हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदू लॉ के बारे में। तो मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा द सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ आया कहाँ से? तो उसके दो सोर्सेस हैं। पहला तो है एंशिएंट सोर्सेस और दूसरा है मॉडर्न सोर्सेस। एंशिएंट सोर्सेज मतलब पुराने ज़माने के सोर्सेज, बहुत पुरातन काल से जो सोर्सेज थे जिनसे हिंदू लॉ आया था उनको हम कहते हैं एंशिएंट सोर्सेज। मॉडर्न सोर्सेज मतलब आधुनिक सोर्सेज, आज के टाइम के सोर्सेज जिससे कि हिंदू लॉ एमिनेट होता है। तो एंशिएंट सोर्सेज में आते हैं श्रुति, स्मृतिस, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, कस्टम्स। श्रुति, श्रुति जो हमने सुना हो, स्मृति जो हमें याद रहे, कस्टम, कस्टम मतलब एक तरीका जो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा हो, जिसको इंसान फॉलो कर रहा हो। स्मृतिस, द फर्स्ट वन इज श्रुति। द वर्ड श्रुति लिटरली मीन्स व्हाट वाज हर्ड। Hindu law is considered to be divine law and is believed that the Hindu sages had attained great spiritual heights and were in direct communication with God. तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो ऋषि थे, ऋषि मुनि, उनके अंदर इतनी आध्यात्मिक शक्ति थी, इतना मेडिटेशन उन्होंने किया था, इतना उन्होंने योग किया था कि उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन ईश्वर के साथ था। उनको डायरेक्टली ईश्वर आके बताते थे कि हमको अपने जीवन में ये रास्ता अख्तियार करना है जिससे हमारी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, हमारी ज़िंदगी में वैल्यूज़ होंगी और एक अच्छा तरीका चलने का जो ईश्वर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता था इन सेजेस को। तो वो ईश्वर की बात को सुनते थे और कम्युनिकेट करते थे लोगों को, उसको हम कहते हैं श्रुति। The sacred law has thus revealed to them by God himself. तो according to श्रुति, ये जो भी sacred law है, sacred हिंदू लॉ, वो भगवान ने डायरेक्टली कम्युनिकेट किया है इन सेजेस को। This revelation is contained in Shruti. The term Shruti stands for 4 Vedas. Number 1, Rig Ved, 2nd, Yajurved, 3rd, Samved and Atharvaved. तो ये श्रुति जो है वो 4 वेदों पे बेस्ड है। पहला ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है और चौथा अथर्ववेद है और उनके साथ साथ ब्राह्मणास भी हैं। The Vedas are considered to be the primary source of law and it is believed that the entire body of Hindu law emanated from the Vedas. तो it is considered कि जो वेदा है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ की प्राइमरीली लॉ वेद से ही आया है और जो एंटायर सिस्टम है हिंदू लॉ का वो इन वेदों से ही निकल के आया है। However, its importance as a source of positive law is doubtful. In short, the Shruti or the Vedas, they depict the life of our early ancestors, their way of life, their way of thinking, their customs, their thought, but does not deal with rule of law in any systematic manner. लेकिन इन वेदों को देखकर हम यही समझ सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनके सोचने का क्या तरीका था, उनके रहने का क्या तरीका था, वो किस तरह से उनके कस्टम्स थे। कहीं से ये सिस्टमैटिक रूल ऑफ लॉ कहीं से डिफाइन नहीं करता है। तो हम ये बहुत ही डाउटफुल है कि जो श्रुति है वो पूरी तरह से एक पॉजिटिव लॉ किसी भी सिस्टमैटिक मैनर में बनाता है। दूसरा आता है स्मृतिस। द वर्ड स्मृति लिटरली मीन्स व्हाट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। स्मृति मतलब आपकी स्मृति में क्या विशेष रह गया है। व्हाट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, आप क्या चीज़ याद करके रख रहे हो। Smritis are based on the memory of the sages who were the repositories of the sacred revelation. जैसा कि इन्होंने इतना अच्छा मेडिटेशन किया हमारे सेजस ने कि भगवान से डायरेक्ट कम्युनिकेशन था, तो इन्होंने जो भगवान से सुना और अपने दिमाग में रखा, तो जो कुछ भी इनको याद रहा उसको हम स्मृति कहते हैं। The Smritis may be divided into early Smritis and later Smritis. Smritis को भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं, early Smritis एंड लेटर स्मृतिस मतलब शुरुआत के दौर की स्मृति और बाद में जो स्मृतिस हुई वो। द फॉर्मर आर कॉल्ड द धर्म सूत्रास एंड द लेटर द धर्म शास्त्रास। तो जो अर्ली स्मृतिस थी उनको हम धर्म सूत्र कहते हैं और जो बाद की स्मृतिस थी उनको हम धर्म शास्त्र कहते हैं। धर्म सूत्र, धर्म शास्त्र, अर्ली स्मृतिस धर्म सूत्र, लेटर स्मृतिस धर्म शास्त्रास। C. Digest and commentaries.
As the rules of law enunciated in the Smritis, they were not always clear-cut and sometimes did not cover all the situations. तो जो भी रूल्स ऑफ लॉ स्मृतिस वगैरह से निकलते थे वो हमेशा बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल परफेक्ट टू द पॉइंट नहीं होते थे, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो सारी सिचुएशंस को कवर नहीं करते थे। कुछ सिचुएशन में वो फिट बैठते थे, कुछ सिचुएशंस वैसे ही छोड़ देते थे। तो वहाँ पर there was a need for systematic exposition of rules of law, legal concepts and principles. So वहाँ पे बहुत ज़रूरी था कि जो लूप होल्स हैं, जिन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस पे, सिचुएशंस पे स्मृतिस चुप है, वहाँ पे एक क्लियर कट लॉ होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे क्लियर कट लीगल कॉन्सेप्ट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, वहाँ पर क्लियर कट लीगल सिद्धांत होने बहुत ज़रूरी हैं, जो कि स्मृतिस लैक कर रहे थे। This need was satisfied by the commentators in the form of digest and commentaries. तो उन लूप होल्स को दूर करने के लिए डाइजेस्ट और कमेंट्रीज बनाई गई। कमेंटेटर्स ने उनको फर्दर एक्सप्लेन किया, जो भी लूप होल्स थे वहाँ पे लॉस को फर्दर एक्सप्लेन किया कि अगर इस तरह के कोई लूप होल आते हैं तो वहाँ पे हम किस तरह से चलेंगे। इसमें केस आया आत्माराम वर्सेस बाजीराव 1935 केस। द प्रीवी काउंसिल हेल्ड the commentaries, while professing to interpret the law as laid down in the Smritis, introduced changes in order to bring it into harmony with usage followed by people governed by law, and that it is the opinion of the commentators which prevails in the province where their authorities is recognized. In the event of a conflict between ancient text writers and the commentators, the opinion of the latter must be accepted. तो कमेंट्रीज को ज़्यादा प्रोग्रेसिव माना गया इस केस में। इस केस में आत्माराम वर्सेस बाजीराव में प्रीवी काउंसिल ने कहा कि जब भी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होता है तो जो भी कमेंट्रीज हैं उनको लाया गया है। क्यों लाया गया है? ताकि वो जो भी लोग एक कस्टम को फॉलो करें, यूसेज को फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ एक हार्मनी बैठाई जा सके। कहीं कोई लूप होल हो तो इन कमेंट्रीज के द्वारा उन लूप होल्स को दूर किया जा सके। और कभी भी एंशिएंट टेक्स्ट राइटर्स या फिर इन कमेंटेटर्स के बीच में कोई भी अगर लफड़ा होगा, कोई भी ओपिनियन मैच नहीं होगी, तो उस केस में जो कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने फर्दर उस चीज़ को, उन लूप होल्स को भरने की कोशिश की है, उन कमेंटेटर्स की ही ओपिनियन को माना जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन केसेस में, इस केस में प्रीवी काउंसिल ने कमेंटेटर्स को एंशिएंट टेक्स्ट राइटर्स से ज़्यादा वरीयता दी है। Then comes custom. Custom is one of the most important source of Hindu law. A custom may be defined as a habitual course of conduct generally observed in a community. तो कस्टम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हिंदू लॉ का। और कस्टम होता क्या है? ये एक हैबिचुअल कोर्स ऑफ कंडक्ट होता है, एक हैबिट होती है जो कि एक कम्युनिटी बहुत लंबे अरसे से फॉलो कर रही होती है, और वो बहुत कंटिन्यूटी में फॉलो कर रही होती है, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं आता है, कोई रुकावट नहीं आती है। Section 3A of the Hindu Marriage Act 1955 defines the expressions custom and usage as signifying any rule which have been continuously and uniformly observed for a longer time, has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group or family. Very important. Section 3A of Hindu Marriage Act 1955. It clearly defines what custom is. Custom and usage, it should be continuously and uniformly observed for a very long time among Hindus in any local area, in any tribe, in any community, in any group or family. So it has to be uniform, it has to be continuous. Provided that, now here there are exceptions. Provided that the rule is certain and not unreasonable or opposed to public policy. It should be very much certain. It should not be against the public policy. It should not be unreasonable. Rules should be reasonable. It should be in favor of public policy. Provided further that in case of a rule applicable only to a family, it has not been discontinued by the family. And suppose a particular custom has been followed by a particular family. अगर कोई family उस custom को follow कर रही है तो वो बहुत लंबे अरसे से उसको follow करे, बीच में उसको discontinue नहीं होना है। तो लंबे तौर से वो follow होनी चाहिए।
और वो सर्टेन होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए और यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरी होता है कस्टम, किसी चीज़ को कस्टम मानने के लिए। Main in Hindu law and usage observed a belief in the propriety of imperative nature of a particular course of conduct produces a uniformity of behavior in following it. And a uniformity of behavior in following a particular course of conduct produces a belief that it is imperative or proper to do so. So when you are following a particular course of conduct for a very long time, that means that it is proper. You are following it for a long time, that means it is not opposed to public policy. If it is uniform, that means कि उसमें कोई लफड़ा नहीं है, कोई गलती नहीं है, तभी वो कस्टम आप लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो। अगर उसमें कुछ गड़बड़ियाँ होती तो वो कब से डिसकंटिन्यू हो गई होती। अगर बहुत लंबे अरसे से उस कस्टम को फॉलो किया जा रहा है, इसका मतलब कि वो कस्टम अच्छा है, सही है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है, अनरीजनेबल नहीं है। When from either causes or from both causes, a uniform and persistent usage has molded the life and regulated the dealing of a particular class of community, it becomes a custom. तो जब भी कोई भी एक यूसेज हम लंबे टाइम से फॉलो करते हैं, यूनिफॉर्मिटी के साथ फॉलो करते हैं, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की लाइफ उस कस्टम से रेगुलेट हो रही है, तो इसका मतलब कि वो एक प्रॉपर कस्टम है। In modern law, before a custom can be enforced by a court, it is necessary to prove the existence of custom. So, whenever आप कोर्ट में जाते हो और आप कहते हो भाई ये तो फलाना कस्टम है और हम इसे बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको कोर्ट में पूरी तरह से प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उस कस्टम को बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं और वो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था और वो किसी भी हाल में अनरीजनेबल नहीं है और किसी भी हाल में पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं है। For a custom to receive recognition, it is necessary that it should be ancient and invariable. It should be established by unambiguous evidence and it should be continuous, it should be certain, it should be ancient. A valid custom must satisfy the following requirements. Now, these points are very important. There are 7 points, and if you want to prove a custom to be a valid custom, all these 7 points have to be proved. First, it must be ancient. It need to be of immemorial antiquity. But a long usage is it need to be of immemorial antiquity, but a long usage is absolutely necessary. तो ये नहीं हुआ कि आप परसों से किसी कस्टम को फॉलो कर रहे हो और बोलो कि भाई ये तो कस्टम है। कस्टम होने के लिए वो टाइम इमेमोरियल से फॉलो होना बहुत ज़रूरी है, बहुत लंबे दौरान से आप उसको फॉलो कर रहे हो, आपकी पीढ़ियाँ उसको फॉलो कर रही हो। सेकेंड, इट मस्ट बी सर्टन एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए, बीच में कोई घपलाबाजी नहीं होनी चाहिए। जो आज से 50 साल पहले फॉलो हो रहा था, जो आज से 100 साल पहले फॉलो हो रहा था, वही आज भी फॉलो होना चाहिए और वो कस्टम सर्टेन होना चाहिए, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए कि भाई 10 दिन फॉलो किया, फिर 1 साल तक फॉलो नहीं किया, फिर 10 दिन तक फॉलो किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। इट शुड बी कंटिन्यूअस, लगातार फॉलो होते होना चाहिए, बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। It should be reasonable, that is should be in accordance with the rule of equity, justice and good conscience. So reasonable होना चाहिए. Unreasonable custom is no custom. It should not be immoral. Immoral नहीं होना चाहिए भाई. It should be moral custom. Custom has to be moral. It must not be opposed to public policy. Very important. If anything is against public policy, it is of no value. So custom has to be in favor of public policy. It must not be opposed to law. It must not be opposed to law. If anything is opposed to law, it is not a custom. So it should be reasonable. It should not be against public policy. It should be in favor of law. It should be time immemorial. It should be continuous. It should be reasonable. It should be uniform. So all these criteria should be there to form a valid custom. And custom is a very important source of Hindu law. Now these were the ancient sources of Hindu law. Smritis, Shrutis, digest and commentaries, and the fourth part was custom. Now the second one is modern sources of Hindu law.
Among the modern sources of Hindu law are included equity, justice, and good conscience, precedent, and legislation. Legislation means laws made by the parliament. Precedent means laws made by the judges. In absence of any specific law in the Smritis or in the event of a conflict between the Smritis, the principles of equity, justice, and good conscience would be applied. So, if there is a particular case in front of a judge and there is no specific law with regard to that particular case, there is no specific law कंसिडरिंग स्मृति आउट देयर, सो इन दैट केस जो जजेस होते हैं वो अपनी इक्विटी को, जस्टिस को और गुड कॉन्शियस को ध्यान में रखते हुए उस पर्टिकुलर केस में अपना डिसीजन सुनाते हैं. जब स्मृति से रिलेटेड कुछ वहाँ पे नहीं दे रखा है तो जजेस फिर अपना दिमाग यूज़ करते हैं, उनकी अंतरात्मा क्या कहती है, जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए वो केस को डिसाइड करते हैं. In other words, what would be most fair and equitable in the opinion of the judge, it would be done in that particular case. So where the Smriti is silent, judge will use his own inner conscience to see कि वहाँ पर उस सिचुएशन में चूँकि स्मृति नहीं है तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अच्छी होगी उस पर्टिकुलर इंसान को न्याय दिलाने के लिए. जो सबसे ज़्यादा फेयर होगा, जो सबसे ज़्यादा इक्विटेबल होगा, वही जज फॉलो करेगा और उसके हिसाब से जज अपना डिसीजन देता है. इसमें केस आता है गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई 1951 केस, सुप्रीम कोर्ट का केस है. द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट इज नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड that in the absence of any rule of Hindu law, the courts have authority to decide cases on the principles of justice, equity, and good conscience, unless in doing so the decision would be repugnant to or inconsistent with any doctrine or theory of Hindu law. तो यहाँ पे क्लियरली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर केस आता है एंड वेयर द हिंदू लॉ इज साइलेंट, जहाँ पे हिंदू लॉ साइलेंट है, उस केस में जो जज होगा वो बिल्कुल अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेगा, जस्टिस और इक्विटी को ध्यान में रखते हुए उसको जो भी डिसीजन उस पर्टिकुलर केस में देना सही लगेगा वो करेगा. लेकिन वो जो भी डिसीजन लेगा इट शुड नॉट बी रिपग्नेंट टू द थ्योरी ऑफ हिंदू लॉ और एनी डॉक्ट्रिन ऑफ हिंदू लॉ. हिंदू लॉ की किसी भी डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट वो नहीं होना चाहिए. Judicial decisions are considered as a most fertile and practical source of Hindu law. तो जितने भी जुडिशियल डिसीजंस आते हैं वो सारे के सारे दे आर द मोस्ट फर्टाइल एंड प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ हिंदू लॉ. प्रेसिडेंट्स जैसे कि हमने कहा जजमेंट लॉ, तो जब जजेस कोई जजमेंट देते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल और प्रैक्टिकल सोर्स होता है हिंदू लॉ का. The Supreme Court in Sri Krishna Singh versus Mathura Ahir 1981, Supreme Court held that in applying Hindu law, the judge should not introduce his own concepts of modern times, but should enforce the law as derived from recognized and authoritative sources of Hindu law, that is Smritis and commentaries, and as interpreted in the judgments of the court. तो श्री कृष्ण सिंह वर्सेस मथुरा अहिर केस में क्लियरली बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि अपना खुद का मॉडर्न टाइम के हिसाब से जज को दिमाग नहीं लगाना है. जब भी वो हिंदू लॉ से रिलेटेड कोई केस डील कर रहा हो उसको वही लॉ को रिकग्नाइज करना है, वही जो स्मृतिज और कमेंट्रीज में हमारी हिंदू लॉ के बारे में बोल रखा है, जो भी कॉन्सेप्ट स्मृतिज और कमेंट्री से डिराइव हुए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जज को यूज़ करना है और उनको ही उस पर्टिकुलर केस में अप्लाई करना है. अपना बहुत ज़्यादा मॉडर्न दिमाग लगा करके स्मृतिज वगैरह के अगेंस्ट नहीं जाना है. तो जब भी हिंदू लॉ अप्लाई करेगा द जज शुड नॉट इंट्रोड्यूस हिज ओन कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स but should enforce a law as derived from recognized and authoritative source of Hindu law. जो recognized sources हैं हिंदू लॉ के, authoritative sources हैं जैसे कि स्मृतिज है, commentaries हैं, वही उन्हीं का इंटरप्रिटेशन जज करेगा उस पर्टिकुलर केस में. अपना कोई भी मॉडर्न अप्रोच वहाँ पे वो अप्लाई नहीं करेगा. स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ. हिंदू लॉ के स्कूल्स कौन कौन से हैं? Schools of Hindu law emerged with the emergence of the era of commentaries and digest. हिंदू लॉ हैज़ 2 मेन स्कूल्स. तो यह 2 मेन स्कूल्स होते हैं हिंदू लॉ के. पहला होता है मिताक्षरा स्कूल और दूसरा होता है दया भाग स्कूल. अब इनके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे. आज हमने सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बारे में बात किया है. तो आपको कैसा लगा मेरा चैप्टर? प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए. ये मेरा पहला
यूट्यूब चैनल पे मैं पहली बार कुछ अपना प्रेजेंट कर रही हूँ, तो प्लीज़ बी काइंड एंड आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू दैट इफ़ यू like my lecture. Bye.